नमस्कार। पीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में पिछले वीडियो के अंदर हमने एजोला के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के बारे में तथा इसके अलावा हमने उसके अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर हम यूनिट थर्ड का जो लास्ट टॉपिक है टेरिडोफाइट के अंदर विषम बीजाणुता के बारे में पढ़ेंगे, या हेटेरोस्पोरी इन टेरिडोफाइट, यानी कि विषम बीजाणुता क्या होती हैं। तो विषम बीजाणुता का मतलब होता है वह परिघटना जिसके अंतर्गत पादपों में है जो दो प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है, और ये दोनों बीजाणु है जो आकार, कार्य और संरचना में है जो एक दूसरे से भिन्नता दर्शाते हैं, और इस प्रकार के बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, विषम बीजाणुता कहते हैं। तो जो टेरिडोफाइट्स प्लांट्स होते हैं वो उनके पादप होते हैं, उनमें है जो बीजाणुओं के द्वारा जनन होता है। किसके द्वारा होता है? स्पोर्स के द्वारा उनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। तो इनका निर्माण है जो किसके अंदर होता है, बीजाणु धानियों में होता है। और जो टेरिडोफाइट्स के अधिकांश प्लांट होते हैं वो सम बीजाणुक होते हैं, अर्थात होमोस्पोरस होते हैं, यानी कि उसके अंदर एक ही प्रकार के बीजाणु जो बनते हैं और एक ही प्रकार की बीजाणु धानियां उनमें है जो पाई जाती हैं। और इस प्रकार की जातियां क्या कहलाती हैं, सम बीजाणुक कहलाती हैं। और इस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं, सम बीजाणुकता या होमोस्पोरी कहते हैं। परंतु टेरिडोफाइट्स की कुछ जातियां हैं जो कुछ जातियों में पादप पर हैं जो आकारिकी व कार्यकी रूप से दो भिन्न प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं, और इस प्रकार की जातियां क्या कहलाती हैं, विषम बीजाणुक या हेटेरोस्पोरस कहलाती हैं। और इस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं, विषम बीजाणुता या हेटेरोस्पोरी कहते हैं। छोटे अमाप के बीजाणु लघु बीजाणु कहलाते हैं, और इनका निर्माण है जो लघु बीजाणु दानियों में होता है, जबकि बड़े अमाप के बीजाणु गुरु बीजाणु कहलाते हैं, और इनका निर्माण किसके अंदर होता है, गुरु बीजाणु दानियों में होता है। लघु बीजाणु अंकुरित होकर नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं, और इसके ऊपर है जो पुदानियां उत्पन्न होती हैं, जबकि गुरु बीजाणु अंकुरित होकर स्त्री युग्मकोद्भिद या मादा युग्मकोद्भिद का फॉर्मेशन करता है, और इसके ऊपर है जो किसका फॉर्मेशन होता है, स्त्री दानियों का या आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रकार एक ही पौधे में दो भिन्न अमाप संरचना व कार्य में तो इस प्रकार एक ही पौधे में दो भिन्न अमाप संरचना तथा कार्य वाले बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विषम बीजाणुता या हेटेरोस्पोरी कहलाती है। विषम बीजाणुता है जो टेरिडोफाइट के 9 वंशों में पाई जाती है। कितने वंश में? 9 वंश में। सिलेजिनेला, आइसोइटीज, स्टाइलाइटीज, मार्सिलिया, पिलुलेरिया, रेग्नेलिडियम, साल्विनिया, एजोला और प्लेटिजोमा, इनके अंदर ही है जो विषम बीजाणुता पाई जाती है। इसका मतलब इनके अंदर है जो दो प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, और ये दोनों प्रकार के बीजाणु है जो क्रमशः लघु बीजाणु दानियों और गुरु बीजाणु दानियों में बनते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं विषम बीजाणुता का उद्भव या ओरिजिन ऑफ हेटेरोस्पोरी, यानी कि टेरिडोफाइट्स के अंदर विषम बीजाणुता का उद्भव कैसे हुआ। तो विषम बीजाणुता का उद्भव है जो बीजाणु दानियों में बीजाणुओं की संख्या में कमी से हुआ। किसके कारण हुआ? बीजाणुओं की संख्या में कमी हो जाती है, उसके कारण है जो किसका फॉर्मेशन होता है, विषम बीजाणुता का फॉर्मेशन होता है। तो बीजाणु दानी में जब सभी बीजाणु क्रियाशील होते हैं तो उनमें भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा होती है, और जिसके कारण वे बीजाणु क्या करते हैं, अमाप में छोटे रह जाते हैं, और इस प्रकार के बीजाणुओं को अपन क्या कहते हैं, लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर कहते हैं। जबकि दूसरी ओर बीजाणु दानियों में कुछ बीजाणुओं के नष्ट होने या अपहसित होने से शेष बचे बीजाणुओं को पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उनके अमाप में वृद्धि हो जाती है, और तो इस प्रकार के बीजाणु हैं जो गुरु बीजाणु कहलाते हैं या मेगास्पोर कहलाते हैं। तो माइक्रोस्पोर हैं जो अमाप में छोटे क्यों रहते हैं? कारण ये है कि जो लघु बीजाणु दानियां होती हैं उनके अंदर बहुत सारे बीजाणु बनते हैं, और उनमें जो भोजन के लिए या न्यूट्रिशन के लिए प्रतिस्पर्धा रहती हैं, तो इस कारण उनकी साइज छोटी होती हैं। जबकि गुरु बीजाणु साइज में है जो लघु बीजाणु से बड़े होते हैं, क्योंकि गुरु बीजाणु दानियों में बीजाणुओं की संख्या कम होती है, तो उनमें उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलता है, जिसके कारण ये अमाप में बड़े होते हैं। अब जो गुरु बीजाणु यानी कि जो विषम बीजाणुता की पुष्टि है जो अनेक अध्ययनों से प्राप्त प्रमाणों के आधार पर की गई है। तो कौन कौन से प्रमाण के आधार पर है जो विषम बीजाणुता की पुष्टि की गई? पूरा वनस्पतिक प्रमाण,
विकासीय अध्ययनों से प्रमाण, तीसरा है जो प्रयोगात्मक अध्ययनों से प्रमाण। इन जो एविडेंस है, इन एविडेंस के थ्रू यह बताया गया कि पादपों के अंदर विषम बीजाणुता पाई जाती है और ये किन कारणों से उत्पन्न होती है इसका भी बताया गया। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पूरा वनस्पतिक प्रमाण या पैलियोबॉटनिकल एविडेंस। तो पैलियोबॉटनिकल यानी कि पूरा वनस्पतिक प्रमाण के द्वारा भी ये निश्चय या फिक्स किया गया कि जो जीवाश्मी पादप थे उनके अंदर भी है जो विषम बीजाणुता का निर्माण हुआ था। जैसे डेवोनियन और कार्बोनिफेरस काल के जीवाश्म अध्ययनों से पता चला कि लाइकोफाइटा और स्पिनोफाइटा के अनेक वंश जैसे लेपिडोकार्पोन, कैलेमोकार्पोन, कैलेमोस्टेकिस, लेपिडोस्ट्रोबस, मेजोकार्पोन, सिजिलेरियोस्ट्रोबस आदि में है जो विषम बीजाणुता पाई जाती हैं। फिर विलियमसन और स्कॉट दो साइंटिस्ट थे। इनके अनुसार कैलेमोस्टेकिस की दो जातियां कैलेमोस्टिकस बिनियाना और कैलेमोस्टिकस कैसियाना में है जो विषम बीजाणुता की प्रारंभिक अवस्थाएं पाई गई। कैलेमोस्टिकस विनियाना की अधिकांश जो बीजाणुदानियां थी वो एक समान थी, परंतु कुछ बीजाणुदानियों में बीजाणुओं के अमाप में असमानता पाई गई। यानी कि जो कैलेमोस्टिकस की जो वंश जाति थी जिसका नाम विनियाना, तो उसके अंदर लगभग जो जितनी भी बीजाणुदानियां थी वो साइज में समान थी, लेकिन कुछ जो बीजाणुदानियां थी उनके अमाप में भिन्नता पाई गई। परंतु कैलेमोस्टिकस कैसियाना में सुस्पष्ट लघु और गुरु बीजाणुदानियां पाई गई और इसकी गुरु बीजाणुदानियों में कुछ रुद्धवर्ती बीजाणु भी पाए गए। तो कैलेमोस्टिकस जो विनियाना था उसके अंदर तो अधिकांश बीजाणुदानियां कैसी थी, समान आकार की थी, लेकिन कैलेमोस्टिकस कैसियाना के अंदर है जो बीजाणुदानियां थी वो लघु बीजाणुदानियां और गुरु बीजाणुदानियां है जो सुस्पष्ट पाई जाती थी और इसकी गुरु बीजाणुदानियों में कुछ रुद्धवर्ती या एबॉर्टेड स्पोर भी पाए गए। रुद्धवर्ती का मतलब होता है ऐसे स्पोर जिनकी वृद्धि रुकी हुई होती है। इसी प्रकार के रुद्धवर्ती बीजाणु लेपिडोकार्पोन व कैलेमोकार्पन की कुछ जातियों में भी पाए गए, यानी कि जिनकी वृद्धि रुकी हुई होती है। इस प्रकार के बीजाणु कैलेमोस्टिकस के अलावा किस किस के अंदर पाए गए थे, लेपिडोकार्पोन और कैलेमोकार्पोन की जातियों के अंदर भी पाए गए। इन दोनों वंशों की परिपक्व गुरु बीजाणुदानियों में केवल एक ही गुरु बीजाणु पाया गया, बाकी जितने भी जो बीजाणु थे वो सभी रुद्धवर्ती के थे। परंतु स्टेरोप्टेरिस की गुरु बीजाणुदानियों में 2 गुरु बीजाणु तथा 2 रुद्धवर्ती बीजाणु उपस्थित थे। इसके अलावा स्टोक के अनुसार विषम बीजाणुता का उद्भव बीजाणुदानियों में कुछ बीजाणुओं के रुद्धवर्ती तथा शेष बीजाणुओं के अच्छे पोषण के कारण आकार में वृद्धि होने से हुई है। तो स्टोक ने क्या बताया कि जो जीवाश्मी पादप थे उनकी बीजाणुदानियों में भी जो 2 प्रकार के बीजाणु बने हुए थे, एक बीजाणु जो आमाप में बड़े थे और दूसरे प्रकार के बीजाणु जिनकी वृद्धि रुकी हुई थी। तो इन्हीं के कारण है जो टेरिडोफाइट्स के बीजाणुओं यानी कि टेरिडोफाइट्स के पादपों में विषम बीजाणुता पाई गई। तो उपयुक्त जीवाश्म पौधों के अध्ययन से क्या निष्कर्ष निकाला उन्होंने, यह निष्कर्ष निकाला कि विषम बीजाणुता है जो पूरा वनस्पतियों में भी पाई जाती थी तथा विषम बीजाणुता का उद्भव संभवतः बीजाणुदानी में कुछ बीजाणुओं के रुद्धवर्ती तथा शेष बीजाणु को अच्छा पोषण प्राप्त होने से हुई। तो इन्होंने 2 पूरा वनस्पतिक प्रमाण बताए। एक प्रमाण तो ये है कि जो जीवाश्मी पादप थे उनके अंदर भी विषम बीजाणुता पाई गई, और दूसरा है जो विषम बीजाणुता का जो उद्भव होता है वो बीजाणुदानियों में जो बीजाणु थे, कुछ बीजाणु की वृद्धि रुक जाती हैं और कुछ बीजाणु क्या करते हैं, अच्छा उनको न्यूट्रिशन मिल जाता है तो उनकी वृद्धि अच्छी होती है और ये आमाप में बड़े होते हैं। तो इस कारण है जो 2 प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है। अब अपन नेक्स्ट सेकंड एविडेंस पढ़ते हैं जिसका नाम है विकासीय अध्ययनों से प्रमाण या एविडेंस फ्रॉम डेवलपमेंटल स्टडीज, यानी कि विकासीय क्रम यानी कि जो पादपों या जीवों का विकास हुआ है उसके अध्ययन के अनुसार भी पादपों के अंदर विषम बीजाणुता पाई जाती हैं। टेरिडोफाइट समूह के जीवित विषम बीजाणु वंशों में बीजाणु मात्र कोशिकाएं यानी कि स्पोर मदर सेल्स के विकास, मियोसिस तथा बीजाणुओं के परिपक्वन आदि विकासीय अवस्थाओं के अध्ययन से विषम बीजाणुता की उत्पत्ति के प्रमाण मिलते हैं।
तो कौन कौन से बेस पे हैं जो विषम बीजाणुता की उत्पत्ति के प्रमाण मिले? एक तो स्पोर मदर सेल्स के डेवलपमेंट के बारे में, फिर उनके अंदर होने वाले मियोसिस के बारे में, और उनके मैच्योरेशन के बारे में, यानी कि मैच्योरेशन की जो डेवलपमेंटल स्टेज होती है उनके अध्ययन से क्या पता चला कि इन पादपों के अंदर विषम बीजाणुता पाई जाती है। तो विकासीय अध्ययन के प्रमाण को समझने के लिए अपन उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। जैसे प्लेटिजोमा माइक्रोफिला जो एक फर्न होता है, इसके अंदर 2 प्रकार की बीजाणुदानियां पाई जाती हैं। कितनी प्रकार की बीजाणुदानियां? 2 प्रकार की बीजाणुदानियां, लघु बीजाणुदानी और गुरु बीजाणुदानी। और इनमें जो बीजाणु थे वो, यानी कि जो लघु बीजाणुदानियां थी, इसके अंदर 16 बीजाणु, और यानी कि कर्म से इनके अंदर 16 बड़े और 32 तुलनात्मक रूप से छोटे बीजाणु उत्पन्न होते हैं। और ये बीजाणु अंकुरित होकर क्या करते हैं? स्त्री युग्मकोद्भिद तथा नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं, और इनके ऊपर जो स्त्री दानियां और दानियां डेवलप होती हैं। लेकिन स्त्री युग्मकोद्भिद के निषेचन के अभाव में पूदानी भी ये उत्पन्न कर लेते हैं, और इस अवस्था को अपन क्या बोलते हैं? प्रारंभिक विषम बीजाणुता या इनिशिएंट हेटेरोस्पोरी कहते हैं। इसी प्रकार सिलेजिनेला में भी दोनों प्रकार की बीजाणुदानियों के विकास के क्रम में बीजाणु मात्र कोशिका के निर्माण तक की सभी अवस्थाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। यानी कि सिलेजिनेला के अंदर जो बीजाणु मात्र कोशिका बनती है वहां तक तो लघु बीजाणुदानी और गुरु बीजाणुदानी का डेवलपमेंट है जो एक समान होता है। इसके बाद में लघु बीजाणुदानी का डेवलपमेंट अलग होता है और गुरु बीजाणुदानी का डेवलपमेंट अलग होता है। यानी कि लघु बीजाणुदानी में जो सभी स्पोर मदर सेल्स होती हैं उनके अंदर मियोसिस होता है, जिसके फलस्वरूप बहुत सारे माइक्रोस्पोर बनते हैं। लेकिन जो गुरु बीजाणुदानी होती हैं उसमें एक ही स्पोर मदर सेल्स एक्टिव रहती हैं, बाकी सारी मदर सेल्स क्या करती हैं? डीजनरेट हो जाती हैं, और केवल जीवित एक एकल बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्रण से 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इस अवस्था में लघु व गुरु बीजाणुदानी में इनको विभेद किया जा सकता है। कहने का मतलब हो गया कि जो लघु बीजाणुदानी होती है उसके अंदर उनका डेवलपमेंट है, जो उनके अंदर क्या होता है कि जो जितने भी स्पोर मदर सेल्स होती हैं वो सारी की सारी एक्टिव होती हैं, और प्रत्येक स्पोर मदर सेल्स के अंदर क्या होता है? मियोसिस होता है। तो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है जो आकार में छोटे होते हैं। जबकि गुरु बीजाणुदानी के अंदर जो बीजाणु मात्र कोशिका या स्पोर मदर सेल्स होती हैं उनमें से केवल एक स्पोर मदर सेल्स हैं जो एक्टिव होती हैं, बाकी सारी की सारी स्पोर मदर सेल्स हैं जो डीजनरेट हो जाती हैं। जो एक्टिव स्पोर मदर सेल्स होती हैं या जो फंक्शनल स्पोर मदर सेल्स होती है उसके अंदर मियोसिस होता है, तो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से अपन सिलेजिनेला के अंदर बता सकते हैं कि ये लघु बीजाणुदानी है और ये गुरु बीजाणुदानी है। इसके अलावा एक सिलेजिनेला की स्पीसीज है जिसका नाम है सिलेजिनेला एरिथ्रोपस की प्रत्येक गुरु बीजाणुदानी में केवल एक क्रियाशील गुरु बीजाणु पाया जाता है। इसके अतिरिक्त सिलेजिनेला की कुछ अन्य जातियों की लघु बीजाणुदानियों में सामान्य छोटे आकार के लघु बीजाणुओं के अतिरिक्त कुछ बड़े आकार के लघु बीजाणु भी पाए जाते हैं। रसीद के अनुसार लघु बीजाणुदानियों में इस प्रकार के बड़े बीजाणु की उपस्थिति किसको दर्शाती है? विषम बीजाणुता के उद्भव की प्रारंभिक दशा को दर्शाती हैं। मार्सिलिया में लघु बीजाणुदानियों व गुरु बीजाणुदानियों का विकास बीजाणु मात्र कोशिकाओं के अर्धसूत्रण यानी कि मियोसिस तक एक समान होता है, और जिसके फलस्वरूप कितने स्पोर्स बनते हैं? 64 स्पोर्स बनते हैं। लघु बीजाणुदानियों में जो सभी स्पोर्स होते हैं वो सक्रिय रहते हैं, लेकिन गुरु बीजाणुदानियों में क्या होता है? एक स्पोर सक्रिय रहता है, बाकी सारे के सारे स्पोर्स हैं जो क्या करते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। तो इस तरह से अपन इन उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट कर सकते हैं कि बीजाणु मात्र कोशिकाओं या बीजाणु की संख्या में कमी से है जो विषम बीजाणुता या हेटेरोस्पोरी डेवलप होती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे प्रयोगात्मक प्रमाण, विषम बीजाणुता के प्रयोगात्मक प्रमाण, इसके अलावा विषम बीजाणुता का महत्व पढ़ेंगे, और इसके अलावा सीड हैबिटेट या सीड स्वभाव के बारे में पढ़ेंगे।